नमस्कार दोस्तों, पी.एन. यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी संग्रह में एक नई कहानी शामिल करने जा रहा हूं और इसका नाम है सप्ताहांत और लेखक इसके हैं अमरकांत जी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूं। शनिवार का दिन है। राम संजीवन रोज की तरह 5:15 बजे दफ्तर से निकल कर बाथरूम में घुस गया। नल पर जाकर थूकने खखारने लगा। उसके साथ में वह लंबा सा झोला लटक रहा था जिसके बिना उसके अस्तित्व की कल्पना करना कठिन है। वह सफ़ेद कुर्ता पैजामा और घिसी पिटी मटमैली चप्पलें पहने था और उसके लंबे शरीर, छुरीदार चेहरे, गंजी खोपड़ी, चोंच की तरह लंबी नाक और आगे की ओर बिचके होठों को देखकर किसी ऊँट की याद आ जाती थी। चौराहे पर दृष्टि जाते ही वह इधर ही चल पड़ा। नौजवान रोज ही चौराहे या उसके आसपास खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। उन दोनों की लंबाई और उम्र में समानुपातिक संबंध था। नौजवान अभी अभी आया था, स्वभाव से सीधा साधा था और अभी तक एक आदर्श श्रोता था। सुनाओ भाई शम्मा, क्या हाल चाल है? नौजवान ने मुस्की छोड़ी। र अक्षर को जज्ब करने की उसकी मजबूरी को वह जानता है। ठीक है साहब, वह होठों में ही गुनगुनाया। लॉटरी का टिकट ले हैं हो? कभी कभी ले लेता हूँ जी। नहीं, हमेशा लेना चाहिए। बनता के तो हमेशा 8-10 खर्च हो जाते हैं, लेना चाहिए। हाँ भैया। वे बाई ओर घूमकर चल पड़े। इधर लॉटरी पर बात करना राम संजीवन का प्रिय विषय है। यदि आदर्शवादी भाषण सुनने की ही बात होती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन नौजवान को बड़ी ही मुस्तैदी से अपने शरीर की रक्षा भी करनी पड़ रही थी। राम संजीवन का शरीर को धक्का देने और कंधे पर दौड़ जमाने की भी आदत थी। जब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती तो नौजवान कभी बाएं से दाएं और कभी दाएं से बाएं आ जाया करता था। राम संजीवन बीच बीच में हैं भैया कहकर अपनी बात का समर्थन प्राप्त कर लिया करता था। राम संजीवन की जिंदगी में शनिवार का महत्व है। शादी होने पर वह हर शनिवार की शाम को रबड़ी मलाई खाता, रात को स्पेशल भोजन करता और कमरे में रंगीन रोशनी जलाता। जब उसके परिवार में तेजी से वृद्धि होने लगी तो लोगों ने कहा कि यह शनिवार की करामात है। उसके पिता मर चुके थे, वह स्वयं पढ़ नहीं सका या उसके पिता पढ़ा नहीं सके, इस पर विवाद करना व्यर्थ है। पर यह सत्य अवश्य है कि पिता से 2000 रुपये लेकर उसने पुस्तकों की एक छोटी मोटी दुकान खोली थी जिसमें बहुत ही जल्दी की, जो उसके लिए टेम्पोरेरी सिद्ध हुई। खास बात यह थी कि जहाँ वह जाता कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते और अंत में उसकी हालत ठीक कुर्सी दौड़ में हारे हुए खिलाड़ी की तरह हो जाती। खैर, उसने बहुत कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया भी। तनख्वाह वह इतनी अवश्य पा जाया करता था कि सप्ताह बीतते बीतते उसके पास 2-4 रुपये बच ही जाया करते थे। लेकिन दफ्तर में कम से कम काम करने, एक मेज से दूसरी मेज पर जाकर गपशप करने, प्रतिद्वंदियों को अपमानित करने, उधार लेने, बिना सब्जी के रोटी खाने तथा पैदल चलने में वह अत्यधिक दक्ष हो गया था। खैर,
अब भी उसका महान उद्देश्य प्रकाशन और पुस्तक विक्रय के द्वारा लखपति बनने का था। इस समय तक उसके परिवार में 4 भवानियाँ और एक शंकर हुड़दंग मचाने लगे थे। 2 लड़कियां जवान हो गई थी और शेष तेजी से गांठें फेंक रहे थे। उसने बहुत जल्दी सारे दफ्तर का ध्यान आकर्षित कर लिया था, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसको बूढ़ो अडवाणी के नामकरण से विभूषित भी कर दिया। उसने अपने इस सम्मान के प्रति कुछ इस ढंग से आभार प्रकट किया कि एक अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तित्व ने उस पर अनुशासनात्मक कार्य कायम करने का निश्चय कर लिया है, जिनका नाम बलदाऊ था। बलदाऊ अक्सर दौरे पर रहते, लेकिन वापस आने की फुर्सत पाते तो दफ्तर के कल्याण के बारे में सोचने के अलावा कुछ भी न करते। एक दिन राम संजीवन ने अत्यधिक अभिभूत होकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए बलदाऊ से कहा, चाचा। आम आम। जिस पर बलदाऊ का पतला चेहरा कान की जड़ों तक लाल होकर अत्यधिक खूबसूरत दिखाई देने लगा। इसके बाद शिकायतों के कुछ महाअभियान शुरू हुए, जो अन्य कर्मचारियों के स्वभाव के लिए लाभदायी सिद्ध हुए, पर राम संजीवन का स्नेह बढ़ता ही गया। और एक दिन उसने बलदाऊ से कहा, चाचा 2 आने पैसे निकालो, मूंगफली खाऊंगा। और कुछ ही दिनों में यह मामला ऐसी चरम स्थिति पर पहुंच गया कि बलदाऊ को मुस्कान पर मजबूर होना पड़ा। दिन मज़े में कटने लगे, पर यह नहीं कहा जा सकता कि लखपति बनने की योजना को उसने भुला दिया था, बल्कि उसका काम मुस्तैदी से हो रहा था। सबसे पहले उसने हिंदी पत्रिकाओं में छपे टॉलस्टॉय के कुछ कहानियों के हिंदी अनुवादों की नकल उतार ली और उनमें आवश्यकता है एक स्थान से पर जरूरी है और अनुभव किया है किया एक स्थान पर महसूस किया आदि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके उनको सर्वथा मौलिक अनुवाद का रूप दे दिया। वह हिंदी जगत के सामने बच्चों की कहानियों के कुछ ऐसे सेट प्रस्तुत करना चाहता था जो सारे भारत में तहलका मचा दे। चाहिए थे उसको सिर्फ 2000 रुपये। हर वर्ष वह अपनी इस योजना की घोषणा करता, जिससे उस लगभग आधा शहर भी परिचित हो गया। लेकिन 6 वर्ष बीत गए और यह अभागा देश अब भी एक महान प्रकाशक से वंचित था। धीरे धीरे वह एक निष्काम स्थिति पर पहुंच गया। इन्हीं दिनों वह शनिवार से डरने लगा था। रविवार घूरती आक्षेपपूर्ण आँखों, घुटन भरी खामोशी और शहर के निरुद्देश्य पर्यटन के अलावा कुछ भी न था। जब जिंदगी सूखे हुए धान की तरह पड़ी थी, उसी समय लॉटरी की स्कीम ने जलवर्षा का कार्य किया था। शम्मा, तुम चलो जरा, मैं उस फेस में जाऊंगा। राम संजीवन सहसा ठिठक कर खड़ा हो गया। शाम तेजी से उतर रही थी और सूरज की ललौच फीकी धूप वृक्षों और मकानों के शिखरों पर दिखाई दे रही थी। वे सड़कों तथा बल खाती हुई सकरी बदबूदार गलियों को पार करके एक चौड़ी सड़क पर चले आए थे, जहां बाईं तरफ राष्ट्रीय प्रेस का बोर्ड लगा हुआ था। जब नौजवान नमस्कार करके आगे बढ़ गया तो राम संजीवन झोला हिलाते हुए प्रेस के अंदर चला गया, जहां एक मोटा तगड़ा नौजवान एक बड़ी मेज के सामने बैठा था। भीतर के कमरे में से मशीन की घर खट सुनाई दे रही थी। वह नौजवान उसके गांव की तरफ का ही था, जिसे एक ट्रेन यात्रा के दौरान परिचय हुआ था, जिसको घनिष्ठ स्नेह का रूप देने के लिए उसके यहाँ
से एक बोरा रद्दी कागज़ लाने का उसने निश्चय कर लिया था। कई बार जाने पर नौजवान ने वादा भी कर लिया था, लेकिन नियमित रूप से 2 महीने तक धावा करने पर भी उसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती थी। बेशक अंगीठी जलाने के लिए रद्दी कागज़ों से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं, बशर्ते वे मुफ्त मिल जाया करें। इस समय उनके बीच प्रशंसनीय हुज्जत हो रही थी और राम संजीवन इस पर मुस्कुरा रहा था, गोया किसी रूठी प्रेमिका को मना रहा हो। अंत में मोटे प्रेस मालिक को उसके झोले को रद्दी कागज़ों से भरने का आदेश दे देना पड़ा। जब राम संजीवन लौटा तो उसको निकम्मे मुफ्तखोर शब्दों की भुनभुनाहट सुनाई पड़ी, लेकिन स्नेह और एवं मैत्री के सर्वोत्तम परंपराओं पर चलते हुए उसने सोचा कि मोटा नौजवान किसी शरारती मजदूर को डांट रहा है। वह बाहर निकलकर सड़क पर आ गया और चौराहे से बाएं घूमकर आगे बढ़ चला। दफ्तरों से लोग साइकिलों और स्कूटरों पर तथा पैदल तमतमाए चेहरों के साथ पसीने से नहाए हुए तेजी से चले आ रहे थे। सहसा राम संजीवन की नज़र उसके मोहल्ले के पास की ही बस्ती में रहने वाले जनक बाबू पर पड़ी, जो दोनों हाथ में 2 लौकियां मुगदर की तरह हिला रहे थे और जो कभी एक दफ्तर में उसके साथ काम कर चुके थे। ताऊ आम राम राम बरखुरदार, जनक बाबू ने झपकते हुए कहा। अकेले अकेले ताऊ हजम नहीं होगी, तुम भी खाओ जी, दिल से कहते हुए ताऊ बाद में पछताओगे। अरे छोड़ो तो लाओ 50-50। यह कहकर राम संजीवन ने हाथ आगे बढ़ाकर एक लौकी जनक बाबू के हाथ से जबरदस्ती ले ली और अच्छा आम कहकर चलता बना। जब वे दोनों साथ साथ काम करते थे तो जनक बाबू ने ही उसके पहले पहल उसको चिढ़ाना शुरू किया था, इसलिए इस समय वह किसी खिलाड़ी की तरह बहादुरी के साथ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन मन ही में लौकी के लिए घोर चिंता उत्पन्न हो गई थी, जिनके लिए 8-10 दुकानें छानी थी और करीब 1 घंटा बर्बाद किया था। इनमें से एक हाथ से निकली जा रही है। अरे बरखुरदार, सुनते तो जाओ, एक ज़रूरी काम है, जनक बाबू ने जोर से पुकारा। कहो ताऊ, अब लौकी हमारी है, हाथ न लगाना, राम संजीवन ने पास आकर और लौकी को पीछे छिपाते हुए कहा। छोड़ो भाई मजाक की बातें, यह बताओ लॉटरी का टिकट ले रहे हो ना? जनक बाबू ने राम संजीवन में सहृदयता उत्पन्न करने के उद्देश्य से गंभीर बातों की ओर रुख किया। लिया हूँ ताऊ, यूपी का लिया है। मल्होत्रा से लेते हो ना? हाँ, आज शाम को ड्रा है। मेरा तो एक सीरीज में है, तुम किस में हो यार? मैं इन सीरीज में हूँ ताऊ। 3,26,500 मुझे याद हो गया है। इस बार आना है ताऊ, तुम्हारा क्या है? नंबर याद नहीं? अच्छा तो ठीक है। जनक बाबू इस समय तक लौकी की चिंता करते करते सुस्त पड़ गए थे। सहसा एक बहुत ही उपयुक्त समय देखकर उन्होंने लौकी की ओर झपट्टा मारा, पर राम संजीवन इस मामले में अधिक होशियार निकला और अंततः हंसते हुए लौकी सहित तेजी से आगे निकल गया। अंधेरा फैलने लगा था और घर में अंगीठी का धुआं उठ रहा था।
अंदर पहुंचकर राम संजीवन ने एक कोने में चुपके से लौकी और झोला रख दिया और अलगनी पर टंगी एक मैली चीकट लुंगी और मटमैला खद्दर का तौलिया लेकर कपड़ा बदलने लगा था। अंत में कान पर जनेऊ चढ़ाकर बाथरूम में घुस गया। लौकी और झोले ने उम्मीद की ऐसी तरंगें उठा दी कि पत्नी से लेकर तीनों लड़कियों और लड़के तक ने झोले में झांक झांक कर देखा। छोटी लड़की शशि के पैर में फोड़ा था। उसने खाट पर पड़े ही पूछा, क्या दीदी? बड़ी लड़की नीमा ने मुंह बिगाड़ कर और जबान ऐंठ कर कहा, रसगुल्ला। इसका अर्थ शशि समझती थी। वह झेप कर छत को देखने लगी। लड़का पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया, लेकिन पत्नी शीला ने दोनों वस्तुओं को लेकर गई। इस समय तक राम संजीवन कमरे में आ गया था। उस छोटे से घर में केवल एक ही छोटा कमरा था, जिसमें ट्रंक, बिस्तर, मेज, कुर्सियां, किताब, कापियां, छाता, छड़ी, कपड़े आदि सब कुछ रखे थे। जिस कोने में एक छोटी सी चौकी पर राम, सीता और हनुमान के चित्र रखे हुए थे, उसके सामने जाकर वह बैठ गया और एक गुटखा रामायण लेकर पढ़ने लगा। सस्वर पाठ कर वह अवश्य ही कर रहा था, लेकिन संगीत से उसका कुछ ऐसा लगाव था कि उसके मुंह से निकल कर वह हर पंक्ति डांट फटकार का रूप धारण कर लेती थी। आओ जी, रोटी खा लो, पत्नी ने बरामदे में से आवाज लगाई। पाठ समाप्त करके वह आकर एक पीढ़े पर बैठ गया। पत्नी ने खाना परोसकर थाली आगे सरका दी। लौकी की रसेदार सब्जी, रोटी, कटी हुई प्याज और एक हरी मिर्च। लौकी क्या हिसाब मिली है? राम संजीवन ने सिर उठाकर पत्नी की ओर अचंभे से देखा, फिर बोला, 35 पैसे। इसके बाद बात करने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं रहा। चारों ओर खामोशी छा गई। सिर्फ बीच में चापुर चुपर की आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी। भोजन के बाद उसने पैजामा, कुर्ता और चप्पलें पहन ली और बाहर निकल पड़ा। उसी समय एक व्यक्ति आंधी की तरह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और वह सड़क पर का पान वाला मोती था। भैया जी, बहुत बड़ी बात हो गई है। आपको लॉटरी का पहला इनाम मिला है। आज ही शाम को तो खुला है। बधाई है भैया जी। आए आए आए। राम संजीवन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर थर थर कांपने लगा। हाँ भैया जी, रेडियो से नंबर बोला है, सब भगवान की दया है। सहसा राम संजीवन कमरे के अंदर दौड़ कर चला गया और पागल की तरह चिल्लाने लगा, 2 लाख 2 लाख। सभी दौड़ते हुए उसके पास आ गए। पत्नी ने कहा कि बाई की वजह से कभी कभी दिमाग खनक जाता है, लेकिन जब मोती ने भीतर आकर सब कुछ बता दिया तो शीला धम से फर्श पर बैठ गई और मुंह को आंचल से ढककर रोने लगी, गोया कोई गमी हो गई हो। सारे मोहल्ले में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। मोती ने बताया कि जनक बाबू अपने एक मित्र के साथ पान खाने आए थे। उनके मित्र की पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वे जल्दी में थे और डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। उन्होंने स्वयं अपने कानों से प्रादेशिक समाचार सुना था, जिसमें बहुत ही संक्षेप में लॉटरी के परिणाम की घोषणा की गई थी। डॉक्टर के यहाँ से लौटने पर वे बधाई देने आएंगे।
कुछ देर बाद राम संजीवन मोहल्ले के 2 नौजवानों के साथ जनक बाबू के यहाँ गया, पर उनसे मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद वे चौक में एजेंट मल्होत्रा से मिलने गए, जो उसे देखते ही दौड़कर उससे तपाक से गले मिला। इसके बाद एजेंट उससे मीठा मीठा खाने के लिए आग्रह करने लगा और राम संजीवन किसी दामाद की तरह इनकार करता रहा। अंत में उसको दोनों नौजवानों के साथ चौक की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान पर जाना पड़ा, जहाँ डट कर ऐसा नाश्ता हुआ कि राम संजीवन को अफसोस होने लगा कि इतनी जल्दी उसने भोजन क्यों कर लिया। जब वह मोहल्ले में आया तो उसके लिए भीड़ से घिरे नायक की तरह आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जो कोई मिलता वही उससे गले मिल जाता या जोर से हाथ मिलाता। उसको कुछ ऐसे लोगों ने बधाई दी जो उसकी ओर भूल कर भी नहीं देखते थे। आखिर जब वह घर आया तो उसकी छाती और पंखुड़ों में जोरों का दर्द हो रहा था। घर में भी लोगों का आना जारी था। बहुत से लोग तो सपरिवार आ रहे थे। वे उस व्यक्ति को फिर से अपनी आंखों से देख लेना चाहते थे जो रंग से राजा बन गया था। शीला फर्श पर बैठी थी और उसने दोनों बाहें फैलाकर हाथ जोड़ दिए थे। उसकी खीसें निकल आई थी और वह मतवाले की तरह सिर हिला हिला कर हाँ भैया आपकी दया है आदि कह रही थी। लड़कियां अपनी सहेलियों के बीच फुसुर फुसुर और खिल खिल कर रही थी। लड़का भीतर से बाहर और बाहर से भीतर घुड़दौड़ कर रहा था। लोगों ने बताया कि स्वयं जिलाधीश या तो इसी समय या कल तड़के ही यहाँ आकर इसकी खबर देगा और हाथ मिलाएगा। कहे यह तो होता है जी, राम संजीवन ने समर्थन किया। होगा क्यों नहीं, यह राष्ट्रीय महत्व की घटना है। हर गरीब आदमी को लॉटरी का इनाम मिल जाए तो कितना अच्छा हो। समाजवाद लाने का इससे सरल उपाय क्या हो सकता है। किसी ने समर्थन किया। 12-12:30 बजे तक बधाई का यह कार्यक्रम चलता रहा। सबके चले जाने पर राम संजीवन जोर से हंसा और फिर बोला, भाई जनक बाबू को एक तगड़ी दावत देनी होगी। सोचता हूँ 2000 रुपये भी उनको दे दूँ। दावत तो दूंगी ही मैं, पास पड़ोस सबको बुलाऊंगी, किसी को न छोड़ूंगी, शीला ने कहा। पिताजी इसी घर में रहेंगे, एक नया मकान बनवा लीजिए पिताजी, शशि ने कहा। वाह, मकान तो बनेगा ही, इसीलिए तो इतना किया है। इस नाक में अब थोड़े रहना है। तीनों लड़कियां फर्श पर बिस्तर बिछाकर लेटी थी। ये तो कोई बात करके खूब हंस रही थी। अचानक राम संजीवन को बहुत ही क्रोध आ गया। यह क्या अनुशासनहीनता है। अब तक वह यह सब बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आके से बर्दाश्त नहीं करेगा। वह गरज पड़ा, चुप आओ बदतमीज। लड़कियां सन खींच गई, जिस पर राम संजीवन ने गर्व के भाव से अपनी पत्नी की ओर देखा। फिर वह लेटकर मुस्कुराने लगा। शशि के पैर का फोड़ा जैसे ठीक हो गया था। वह बार बार उठकर नल पर जाकर खूब कुल्ला करती थी या पानी पीती थी। राम संजीवन बहुत ही गंभीरता से अपनी योजना बता रहा था। पहले तो बनेगा मकान, फिर लड़कियों की शादी होगी, एक लड़की पर 20-20 हज़ार। इसके बाद शेष रुपए बैंक में जमा कर दिए जाएंगे और उनके सूद से आराम से ज़िंदगी कटेगी।
नहीं, वह तो यही नौकरी करता रहेगा। वाह, यह कैसे हुआ? पत्नी ने टोका। अच्छा छोड़ो, अब तुम लोग सो, सुबह ही जिलाधिकारी का पहुंच जाएगा। देखो जी, पड़ोस से 2 अच्छी कुर्सियाँ मंगा लेना। घी भी तो नहीं होगा? हाँ, जिलाधीश के आने पर कुछ खातिर बात तो करनी ही चाहिए। अगली सुबह स्वच्छ धूप निकली। उन लोगों की आंखें बहुत ही तड़के खुल गई थी। घर की जोरदार सफाई दफाई होने लगी। लड़कियां साफ साफ कपड़े पहनकर चिड़ियों की तरह इधर उधर फुदकने लगी। रसोई घर से खुशबू उठकर चारों ओर फैलने लगी। उसके दरवाजे के सामने मोहल्ले के 20-25 लड़के इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे, चाचा जी मिठाई खिलाइए। लेकिन जिलाधीश के आने के पहले अखबार आ गया, जिसमें लॉटरी के प्रथम 5 विजेताओं के टिकट नंबर निकले थे, लेकिन उनमें से राम संजीवन का टिकट नंबर कहीं भी नहीं था। जल्दी जल्दी अंग्रेजी का अखबार मंगाया गया कि संभव है कि हिंदी के अखबार में टिकट नंबर गलत निकल गया हो, पर उसमें भी वही नंबर थे। देखते ही देखते सबके चेहरे काले पड़ गए। दरवाजे बंद कर लिए गए। किसी समझदार पड़ोसी ने लड़कों को डांट कर दरवाजे पर से भगा दिया। शीला भगवान के चित्र के सामने बैठकर कलेजा कूटने लगी। मैं तो लूट गई, मैं तो लूट गई। धोखा, इस घर में हमेशा धोखा दिया जाता है, बड़ी लड़की ने मुंह बिचका कर कहा। इसी समय बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। किसी अप्रिय स्थिति से बचने की उम्मीद में राम संजीवन ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। सामने पड़ोस के ही 2 व्यक्ति दिखाई पड़े, जो ईर्ष्यावश पिछली रात को बधाई देने नहीं आए थे, लेकिन जिन्होंने इस संकट के समय सहानुभूति प्रकट करना उचित समझा था। कोई बात नहीं, ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए, समझिए आपका भाग्य खुल गया है। वे गए तो 2-3 व्यक्ति और आ गए। फिर तो तांता लग गया। वे सब पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए आ रहे थे। लड़का गायब हो गया। लड़कियां भीतर छिप गई। पत्नी मुंह लटकाए थी। बाद में 4-6 औरतें आकर शीला के पास बैठ गई। डर और घबराहट के मारे राम संजीवन का दिल थर थर कांपने लगा। उसने इधर उधर जल्दीबाजी में देखा, फिर एक उपयुक्त अवसर जानकर वहां से खिसक गया और पीछे का दरवाज़ा खोलकर चुपके से बाहर निकल गया। वह सिर झुकाए हुए आगे बढ़ता गया। बीच में 2-3 परिचितों ने उसे पुकारा, लेकिन वह अभी आता हूँ कहकर निकलता गया। कुछ देर बाद वह सड़क पर आ गया तो जो सीधे दूर चली गई थी। उसने आंख उठाकर किसी की ओर भी न देखा। वह चलता गया। धूप तेज हो गई थी। लोगों को हंसी, बच्चों के शोरगुल, चारों ओर खटखट पट की आवाज़ें, मोटर और स्कूटर की चीखें, पर वह कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसके पैर फुर्ती से पड़ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह बड़ा पार्क आ गया तो वह उसी में घुस गया। कुछ देर तक पार्क का चक्कर लगाने के बाद अंत में वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। फिर वह वहीं लेट गया। उसे लगा वह किसी ऊंचे पर्वत से नीचे गिर पड़ा है और उसके अंग अंग ढीले पड़ गए हैं। उसने सोचा कि दिन भर वह यही रहेगा और अंधेरे होने पर घर जाएगा। इसके बाद कल सवेरे दफ्तर चला जाएगा और अंधेरे होने पर घर आएगा। इस तरह 3-4 दिन तक उसको करना पड़ा। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर उसी तरह उसकी ज़िंदगी बीतने लगेगी। चाहे जो हो, उसकी वर्तमान ज़िंदगी में एक ढर्रा तो है, उसे अभ्यास तो है। यह सोचते ही उसको कुछ इत्मीनान हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर सुस्त पड़ने लगा और आंखें झपकने लगी। कुछ देर बाद ही उसकी नाक बोलने लगी और वह सुखपूर्वक सोने लगा। इस तरह ये कहानी सप्ताहांत यहीं समाप्त होती है। आपको अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।